Hello friends, CA Rachana Ranade here again with yet another revisionary clip which is one of the most awaited. मैंने आपको सब्जेक्ट में किसके बारे में है ये लिखा नहीं यूट्यूब पे, सो अभी तक आपको पता नहीं रिविजनरी क्लिप है किसके ऊपर. इट इज़ ऑन SAESRESRS. आई नो आपके दिमाग एंड दिल को ठंडक पहुँचे ये सुनने के बाद. अच्छा, मैं क्या करने वाली हूँ बताती हूँ. टोटल ऐसे अगर आप SRE SAE SRS पकड़ेंगे तो 7 स्टैंडर्ड्स आते हैं. सभी 7 स्टैंडर्ड्स को 15 से 20 मिनट में कवर करना रियली डिफिकल्ट. सो मैं क्या करने वाली हूँ बताती हूँ. इनमें से जो कोई स्टैंडर्ड्स है इसकी सिर्फ थीम बताने वाली हूँ मैं आपको. एंड इनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स लगते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस मुझे कंपैरेटिवली हायर साइड लगता है, उसका मैं एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट SRS जो मेरे हिसाब से है जिसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. दैट इज SRS 4410 विच टॉक्स अबाउट कंपाइलेशन एंगेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. एसआरएस मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस. यहाँ पे जो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने वाला है असाइनमेंट के ऊपर, ये ऑडिट कर ही नहीं रहा है, ना ये रिव्यू एंगेजमेंट ले रहा है, ना ये अश्योरेंस एंगेजमेंट ले रहा है. ये तो एक ऑडिट से एक रिलेटेड सर्विस कर रहा है, रिलेटेड सर्विस. दैट इज व्हाट इज नोन एज SRS, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस. उसको करना क्या है बेसिकली SRS 4410 में? ही हैज़ टू एक्ट एज गुड एज लाइक एन अकाउंटेंट बिकॉज ही इज़ गोइंग टू हेल्प द मैनेजमेंट टू कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. कंपाइल क्यों करनी पड़ती है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. किसी भी मान के जो लिस्टेड कंपनी है, इनको 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं. एक होता है स्टैंड अलोन एंड एक होता है कंसोलिडेटेड. कंसोलिडेटेड करना तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, बट क्या ये बहुत आसान होता है क्या दोस्तों? नहीं, ये आसान नहीं होता है. बहुत क्यों आसान नहीं होता है? रीज़न बड़ा सिंपल सा है. बिकॉज इफ़ आई टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इट हैज़ सो मैनी n नंबर ऑफ सब्सिडरीज, n नंबर ऑफ एसोसिएट्स, n नंबर ऑफ JVs. तो ये बराबर से कंपाइल करना, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी AS 21 है. अगर आप इंड AS के बारे में बात करेंगे तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इंड AS 110 है इसके लिए. तो ये सब आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए सो दैट यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंपाइल इट. सो आपको असाइनमेंट मिली है कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन करने की, ना कि इसका ऑडिट करने की, ना कि इसका रिव्यू करने की. तो आप कौन है? क्या आप ऑडिटर हो? नहीं. आप कौन हो? आपको प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ किया गया इसमें, बट प्रैक्टिशनर इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट मोर और लेस लाइक एन अकाउंटेंट. ओके, अब क्वेश्चन इसके ऊपर आया है RTP मई 2017 में विच सेज कि अगर आपको ऐसे कोई, आई होप थीम समझ में आ गई है. ठीक है, आपको थीम समझ में आ गई है. हाँ, अकाउंटेंट जैसी थीम है ये. आपको कंपाइल करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देने कौन वाला है? मैनेजमेंट. ओके, सो ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मान के चलो एक होल्डिंग है जिसकी 100 सब्सिडरी है, 100 एसोसिएट है, 100 JVs है. हर एक सब्सिडरी के अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, ये चेक करना अपनी जिम्मेदारी नहीं. अपनी जिम्मेदारी सिर्फ कंसोलिडेट करना है. ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई असाइनमेंट मिल रही है तो एज अ प्रैक्टिशनर आपकी, एज अ अकाउंटेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है? एज अ प्रैक्टिशनर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नंबर 1, सबसे पहले क्या मैंने ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए. एक्सेप्टेंस रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल, क्लाइंट एक्सेप्टेंस क्वालिटी कंट्रोल जो 210 220 में रेफरेंस आता है ऐसे नंबर. सो कोई भी मैंने क्लाइंट आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलना चाहिए, वो वाला फंडा यूज़ नहीं करना आपको. आपको अच्छे से क्लाइंट एक्सेप्टेंस रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं. नंबर 2, प्रैक्टिशनर बोल के आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपने आपकी जो टीम चूज़ की है, क्या उनके पास उतना कॉम्पिटेंस है, क्या उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये चेक करो. तीसरा, ये जो टीम आपने सेलेक्ट करी है आपके साथ जो काम करने वाले, क्या इनके पास अच्छे से एथिकल रिक्वायरमेंट्स, क्या ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं क्या, ये चेक करो. अगर नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले लो, आपकी जिम्मेदारी है. प्रैक्टिशनर करके आपकी जिम्मेदारी है. थर्ड पॉइंट हो गया. पहला पॉइंट कौन सा था? एक्सेप्टेंस रिलेटेड. दूसरा पॉइंट कौन सा था? आपकी टीम के पास उतना रिक्विजिट कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या. तीसरा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे क्या. चौथा, आप प्रैक्टिशनर हो, क्या आप डायरेक्ट कर रहे हो क्या उनका काम, क्या उनको आप गाइडेंस दे रहे हो क्या, इस तरीके से काम करो. क्या सुपरवाइज कर रहे हो क्या उनका काम, क्या उनका काम रिव्यू कर रहे हो क्या. प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड पांचवा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट इज अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. जो कुछ भी आपने असाइनमेंट ले रखी है, ये अपने अच्छे से जो स्टेजेस हो रहे हैं उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंटेशन 230 के हिसाब से, मतलब पॉइंट्स काफ़ी वहाँ से आप ले सकते हो. ठीक है, सो दैट इज़ वन क्वेश्चन अबाउट प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विच जस्ट कम अप इन RTP. एक मॉक टेस्ट पेपर आया है. एक मॉक टेस्ट पेपर अगर आप ICAI के वेबसाइट पे देखेंगे MTP1, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि आप जब कंपाइल कर रहे थे तो आपको समझ में आया कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉन कंप्लायंस हुआ है. सामने मतलब जो आप बोलते हो कि ऑन फेस, प्राइमा फेस ही आपको समझ में आया
कंपाइलेशन करते वक्त थे कि अरे यार इन्होंने तो एक कोई 2-4 मेजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही फॉलो नहीं करे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रैक्टिशनर क्या बनती है? आपकी प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नंबर 1, आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो। उन्होंने आपको कुछ घास नहीं डाली, ठीक है, नो टेंशन। TCWG को कम्युनिकेट करो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। उन्होंने भी नहीं किया, विदड्रॉ कर लो, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट, अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, विड्रॉ भी नहीं करना है आपको, तो MTP में ये सजेस्टेड आंसर्स में दे रखा है कि आपका जो अकाउंटेंट्स रिपोर्ट बनता है डेंड, उसमें आप ये चीज़ डाल सकते हो। मैनेजमेंट को आप अकाउंटेंट्स रिपोर्ट में, TCWG को आप अकाउंटेंट्स रिपोर्ट में ये अच्छे से कन्वे कर सकते हो कि ये हुआ, ये आपको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप 4410 इज़ वेरी क्लियर, इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। दूसरा इंपॉर्टेंट SAE 3420, ये कौन सा है? प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो भी है, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने ये पढ़ा है, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। May 2017 अमेंडमेंट्स, आप सर्च करो मेरे नाम से, आपको ये मिलना चाहिए। इसके ऊपर आपको अभी रिविजनरी क्लिप में क्रक्स बता देती हूँ। रीसेंट केस, आइडिया वोडाफोन केस। आइडिया ने मान के चलो वोडाफोन को टेक ओवर कर लिया। कब टेक ओवर कर लिया? ये जस्ट हाइपोथेटिकल ले रही हूँ मैं, आगे की डेट्स। टेक ओवर कर लिया मान के चलो 1 जून 2017। आई नो अभी भी आना है, बट हाइपोथेटिकली 1 जून 2017 को टेक ओवर किया। अब जब ये फाइनेंशियल्स बना रहे, 31 मार्च 2017 का कट ऑफ रखा है उन्होंने। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दोस्तों, क्या प्रोस्पेक्टस में जो वुड बी शेयर होल्डर्स है, क्या उनको ये सब डिटेल्स देने पड़ेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल्स क्या है, आइडिया की क्या है, वोडाफोन की क्या है? बट ये तो एक बहुत बड़ा मटीरियल एक्विजिशन हुआ है। अगर मटीरियल एक्विजिशन हुआ है तो SAE 3420 बोलता है, भले ही ये ईयर एंड के बाद हुआ, जैसे मैंने अभी बोला 31 मार्च 17 वॉज कट ऑफ, बट ये हुआ कब? मान के चलो जून 17 में हुआ। तो आपको कंसिडर करना है, आपको अज्यूम करना है कि अगर ये एक्विजिशन मटीरियल इतना बड़ा जो एक्विजिशन हुआ, ये ईयर एंड के बाद नहीं होता था, ये तो ईयर के स्टार्ट में होता था, तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी इन दोनों के बीच में। ओके, जो ये अगेन आपने AS 21 IND AS 110 यही सब रेफरेंसेस लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है? एज्यूम करो 1/4/2016 को ये मर्जर हो गया था, एक्विजिशन हो गया होता था, मटीरियल एक्विजिशन हो गया होता था, तो आपको इसके हिसाब से फाइनेंशियल्स रीड्राफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब 3 टर्म्स इस, आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया। यस, 3 टर्म्स आते हैं। एक आता है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सब आपके एडजस्टमेंट्स करने के पहले वाले 31 मार्च जो आपने कट ऑफ बनाए थे पहले, ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज आर अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 2 आते हैं प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स। ये कौन से? वही तो AS 21 वाले एडजस्टमेंट, IND AS 110 वाले एडजस्टमेंट्स, इनको बोला जाएगा प्रोफोर्मा इनको बोला जाएगा प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट। एंड ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो बनता है, एडजस्टमेंट होने के बाद जो बनेगा, दैट इज व्हाट? प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसी का तो आपको ऑडिट करने के लिए, इसी का आपको एक अश्योरेंस एंगेजमेंट, बेसिकली आपको एक ये असाइनमेंट मिली है। दैट अश्योरेंस एंगेजमेंट इज कवर्ड अंडर SAE 3420। आपको क्रक समझ में आ गया? यस, आप बहुत होशियार हो यार, एंड मैं बहुत अच्छी हूँ, समझ में आ गया आपको। ओके, आगे चलते। क्वेश्चन क्या आया था RTP में? RTP में इसके ऊपर क्वेश्चन आया, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग सच SAE 3420 एंगेजमेंट। मतलब आपको ऐसी एक प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए आपको एक असाइनमेंट मिला है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल कंसिडर कि आपने ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ऊपर वाला क्वेश्चन किसके ऊपर था? ऊपर वाला मतलब हमने अभी जो इसके पहले वाले इसमें डिस्कस किया था, दैट वाज मोर ऑन प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है कि अगर मुझे ऐसी असाइनमेंट मिलती है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अश्योरेंस देना, तो क्या मैं ये एक्सेप्ट करूँ क्या? अगेन वही ब्लाइंडली आते हुए लक्ष्मी को ना नहीं बोलना चाहिए, वैसा फंडा यूज नहीं करना है। यू हैव टू कंसिडर सर्टन थिंग्स। कौन कौन से थिंग्स आपने कंसिडर करना है? नंबर 1, सिंपल, क्या मेरी लाइकी है, मेरे पास उतनी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या, ये मैंने चेक करना चाहिए। अगर है तो यस, गो 1 स्टेप हेड। दूसरा चीज़ क्या चेक करना चाहिए? रुको, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है क्या? ये सब कंपाइल करना, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाना, प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स करना, ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। क्या वो जो एक टिपिकल इस SAE में एक टिपिकल वर्ड यूज़ किया है, जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है ये सब कंसोलिडेट करने का, क्या वो ये समझते हैं? क्या उन्होंने इसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट्स करे हैं? क्या वो मुझे एक्सेस देने वाले हैं? क्या वो मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं? ये सब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकारती है क्या? आपने चेक करना है। सो पहला पॉइंट क्या था? मेरी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है क्या? तीसरा पॉइंट क्या है? जो मैं एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होने के बाद मैं जो एक रिपोर्ट बनाने वाली हूँ, इस रिपोर्ट का वर्डिंग क्या रहेगा? वर्डिंग पहले क्लैरिफाई कर लो मैनेजमेंट से, बाद में उन्होंने एडिशनल एश्योरेंस नहीं मांगना चाहिए। ये वर्डिंग मिलेगा आपको मेरे रिपोर्ट में, चलेगा क्या? बोलो।
चौथा आपको चेक करना है कि ये जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अनएडजस्टेड दोनों की भी, जिसने जो अक्वायरर है जो अक्वायरी है, दोनों की भी एडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसका तो ऑडिट हो चुका होगा पहले। क्या इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन आया था, क्या इसमें ईओएम आया था? अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो क्या मैं मेरी प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट में ये दोनों का रेफरेंस दूंगी? तो हाँ, आइडियली आप इसका रेफरेंस देते हैं। ये मैनेजमेंट को पहले ही बोल दो कि अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है, अगर ईओएम पैरा है, तो मैं मेरे रिपोर्ट में भी, प्रैक्टिशनर रिपोर्ट में भी इसका जिक्र करूँगी। हाँ क्या बोलो, तब भी मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूँगी। नेक्स्ट सवाल, अगर एंटिटी का खुद का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है ये अनऑडिटेड ही है, तो क्या, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या मैं एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग उस एंटिटी के फाइनेंशियल्स के बारे में ले पाती हूँ, क्या उतना मुझे एक्सेस दे रहे हैं क्या? अगर ये सब मैनेजमेंट हाँ बोलती है तो ही दोस्तों मैंने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन एंड इसका आंसर एकदम अच्छे से फिट हो गया। दैट इज़ अबाउट SAE 3420। फिर बच्चे पूछते हैं मैम SRE के बारे में भी बताओ ना, SRE 2400 वर्सेस SRE 2410। दोनों का भी कॉमन थीम है, रिव्यू एंगेजमेंट है। ऑडिट एंड रिव्यू में क्या फ़र्क है, फटाफट समझ लो। ऑडिट में आप कौन सा एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, लेकिन रिव्यू में आप कौन सा एश्योरेंस देते हैं, मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस देते हो। ठीक है, मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस देने के लिए क्या आपके पास उतना टाइम है क्या? बेसिकली ऑडिट बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस, अगेन यूजिंग दिस वर्ड इज़ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बट अगर मैं ऑडिट वर्सेस रिव्यू बोलूँ तो ऑडिट ज़्यादा डेप्थ में जाता है, रिव्यू कंपैरेटिवली कम डेप्थ में जाता है। रिव्यू में आप क्या करते हैं, मेनली इंक्वायरी टेक्निक यूज़ करते हो, ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। फटाफट काम खत्म करने के लिए रिव्यू किया जाता है। 2400 टॉक्स अबाउट व्हाट, 2400 टॉक्स अबाउट रिव्यूइंग ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन कर सकता है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कोई भी प्रैक्टिशनर कर सकता है। बट 2410 में क्या बोला है, 2410 इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जैसे Q1 का रिव्यू हो रहा है, Q2 का रिव्यू हो रहा है, Q3 का रिव्यू हो रहा है, कौन करेगा, बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। वहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जो आपका मेन ऑडिटर होगा वही रिव्यू करेगा। आई होप दोनों के बीच में फ़र्क समझ में आ गया। दोनों का मेरा ये टारगेट था 2400 2410 में सिर्फ आपको थीम समझा दूँ। एक बार क्विक रिकैप वन मोर टाइम। ऑडिट के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम चेकिंग होता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा एश्योरेंस दिया जाता है, मॉडरेट एश्योरेंस इन द नेचर ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस, मॉडरेट एश्योरेंस, कम एश्योरेंस दिया जाता है कंपैरेटिवली। तीसरा, कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, इंक्वायरी टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, एनालिटिकल प्रोसीजर टेक्निक यूज़ हो सकती है, कन्फर्मेशन टेक्निक भी कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2400 एंड 2410 में क्या फ़र्क है, 2400 पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कौन करेगा, कोई भी प्रैक्टिशनर कर सकता है, एनटीटी का खुद का ऑडिटर भी हो सकता है, कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। बट 2410 में सिर्फ एक इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू होने वाला है। कौन करेगा, एनटीटी का खुद का ऑडिटर करेगा। आई होप थीम समझ में आ गई। 2400 वर्सेस 2410 दोनों भी रिव्यू एंगेजमेंट है। इसके बाद और एक अच्छा, SRE 2400 हो गया, 2410 हो गया, SAE 3420 हो गया। SAE 3400 के बारे में फटाफट बता देती हूँ। ये किसके बारे में है, दिस इज ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सिंपल एग्जाम्पल इज योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से पढ़ा है तो उसमें एक क्लॉज आता है, क्लॉज 3 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल विच टॉक्स अबाउट, अगर आपने वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट किया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। वैसे ही इसके ऊपर 3400 इसी के ऊपर फोकस करता है कि अगर आप प्रोफॉर्मा, अगर आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, जैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर अगर आप अपना एश्योरेंस एंगेजमेंट ले रहे हो तो आप किस तरीके का ओपिनियन दे रहे हैं इसमें। यहाँ पे भी ओपिनियन कौन सा देना है, मॉडरेट एश्योरेंस का ओपिनियन देना है। जैसे रिव्यू में अभी मैंने आपको समझाया था, मॉडरेट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस आप नहीं दे सकते हो। एब्सोल्यूट एश्योरेंस दिया तो ही माना जाएगा कि यू आर वाउचिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट एंड यू विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसमें और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जब भी आप प्रोजेक्शन कर रहे हो तो पूरा एजम्पशंस का खेल है। तो एज अ प्रैक्टिशनर आपका मेन क्या है, चेक करना होगा, बोलो एजम्पशन बेसलेस है या एजम्पशंस को कोई बेस है। अगर आपको एजम्पशंस बेसलेस लगता है तो आपने वो सीधा सीधा बता देना चाहिए अपने प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में। एंड अगर आपको लगता है हाँ एजम्पशंस अच्छे बेस के साथ है तो ये भी आपको बताना है कि द एजम्पशंस आर रीजनेबल और नॉट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट assumptions, please understand there are two concepts. One is about a forecast and one is about a projection. फोरकास्ट अगर आप बात कर रहे हो तो फोरकास्ट में आता है अबाउट अ बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन। बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन मतलब क्या, बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन में आता है कि इट्स अ रीजनेबल एस्टिमेट। रीजनेबल एस्टिमेट है तो आप डेफिनेटली जस्ट एक बेसिक चीज़ें चेक करके आप आगे बढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्शन, देन प्रोजेक्शन मेनली टॉक्स अबाउट हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। एक बार क्विकली रिकैप कर देती हूँ। फोरकास्ट मतलब क्या, मैंने बोला कि 5% मेरा हर साल टर्नओवर बढ़ेगा।
तो दैट इज़ अ फोरकास्ट, ये रीजनेबल अजम्पशन है। बट अगर मैंने बोला कि मेरा टर्नओवर अगले साल 20% बढ़ेगा, उसके अगले साल 50% बढ़ेगा, क्या ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन है? हाँ, ये हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट SAE 3400। फिर SAE 3402 क्या है? 3402 इज मिरर इमेज ऑफ SA 402। SA 402 मेनली टॉक्स अबाउट व्हाट्स यूजिंग सर्विसेज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप 402 अगर देखेंगे तो पूरा पूरा यूजर ऑडिटर के एंगल से है, एंड अगर ये पूरा आप सर्विस ऑडिटर के एंगल से देखोगे तो ये SAE 3402 बन गया। ठीक है, अच्छा, आई होप मैंने सभी कवर किए। 2400 हो गया, 2410 हो गया, 3400 हो गया, 3402 हो गया, 3420 हो गया, एंड बचा और कौन सा? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है। SRS 44, और हाँ, SRS 4410 भी कवर किया। SRS 4400 बहुत सिंपल है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर का है, इसमें कुछ दम नहीं है। आई होप मैंने आपको एक फटाफट रिकैप कर दिया है सातों स्टैंडर्ड्स का, एंड आई होप एज यूजुअल आप मेरी रिविजनरी क्लिप को पसंद करेंगे। प्लीज़ गिव मी योर व्यूज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, बूस्टर मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आई होप आई हैव हेल्प्ड यू आउट विथ दीज रिविजनरी क्लिप्स। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।